महानगर की रात आज भीगी हुई थी, लेकिन ये बारिश किसी को सुकून देने वाली नहीं थी। आसमान से गिरती हुई बूंदें शहर की नियॉन लाइट्स के साथ मिलकर सड़कों पर एक बहुरंगी लेकिन उदास कीचड़ बना रही थीं। और उस भीड़-भाड़ वाली सड़क के एक अंधेरे कोने में एक आकृति घुटनों के बल बैठी थी, जिसका शरीर कपड़ों से नहीं बल्कि एक गहरे हरे रंग के रहस्य से ढका हुआ था। नागराज, जो अभी-अभी प्रयोगशाला की कृत्रिम दुनिया को तोड़कर बाहर आया था, वो अब असली दुनिया के शोर से जूझ रहा था। कारों के हॉर्न, होर्डिंग्स पर चलते विज्ञापन, लोगों की बातचीत, ये सब उसके सुपर सेंसिटिव कानों में किसी बम धमाके की तरह गूंज रहा था, जैसे दुनिया का हर शोर सीधे उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। वो अपनी हथेलियों को देख रहा था, वही हथेलियां जिनसे अभी-अभी उसने लोहे की दीवारें तोड़ी थीं, लेकिन अब उसे उन हाथों से डर लग रहा था, क्योंकि उसकी उंगलियों के पोरों से अभी भी हल्का-हल्का हरा धुआं निकल रहा था, जो बारिश की बूंदों के संपर्क में आते ही छनछना रहा था। तभी गली के अंधेरे से तीन आकृतियां बाहर निकली। ये 2026 के साइबर पंक गुंडे थे, जिनके चेहरों पर डिजिटल टैटू चमक रहे थे और हाथों में इलेक्ट्रिक बैटन थे। उन्होंने उस अकेले नंगे बदन बैठे युवक को देखा और एक आसान शिकार समझकर घेर लिया। ए हीरो, जो कुछ भी है निकाल दे, वरना ये करंट तेरे नर्वस सिस्टम को फ्राई कर देगा। नागराज ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी सफेद पुतलीहीन आंखों ने उस गुंडे को देखा और उसने कुछ कहना चाहा, शायद ये कहना चाहा कि दूर रहो, लेकिन उसके गले से शब्द निकलने से पहले ही उस गुंडे ने अपना इलेक्ट्रिक बैटन नागराज की गर्दन पर लगा दिया। ज़्ज़। लेकिन नागराज को झटका नहीं लगा। उल्टा जैसे ही धातु ने उसकी त्वचा को छुआ, एक भयानक प्रतिक्रिया हुई। नागराज की त्वचा के रोए खड़े हो गए और एक सेकंड के हजारवें हिस्से में उसके शरीर ने अपनी रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। उसकी गर्दन से लाखों सूक्ष्म सर्प बाहर की तरफ लपके और उस इलेक्ट्रिक बैटन के जरिए गुंडे के हाथ तक पहुंच गए। आह! वो गुंडा चीखा, लेकिन ये चीख बहुत छोटी थी। उसकी बांह जिसने बैटन पकड़ा था, वो गलने लगी। मांस हड्डियों से अलग होकर मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा और इससे पहले कि उसके साथी कुछ समझ पाते, वो गुंडा जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और मुंह से झाग निकल रहा था। बाकी दोनों गुंडे दहशत में पीछे हटे, अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही थीं। नागराज खड़ा हुआ। वो उस लाश को देख रहा था जो अभी-अभी सांस ले रही थी। मैंने नहीं, नागराज बुदबुदाया। उसकी आवाज बारिश के शोर में दब गई। वो मदद करना चाहता था, वो उसे छू कर देखना चाहता था कि क्या वो जिंदा है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका स्पर्श ही मौत है। अगर उसने दोबारा छुआ तो वो बची खुची राख भी नहीं बचेगी। उसने अपनी तरफ तनी हुई बंदूकों को देखा, लेकिन उसे उनसे डर नहीं लगा। उसे डर लगा उस राक्षस से जो उसके अंदर रहता था। वो वहां से भागा, हवा को चीरता हुआ, दीवारों पर चढ़ता हुआ। वो शहर के सबसे व्यस्त चौराहे, टाइम स्क्वायर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर पहुंच गया, जहां से पूरा शहर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जैसा दिख रहा था। वो बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसका शरीर अंदर से जल रहा था, आत्मग्लानि की आग में। तभी अचानक शहर बदल गया। नीचे चौराहे पर लगी विशालकाय डिजिटल स्क्रीन्स, जो अभी तक कोला ड्रिंक्स और फैशन के विज्ञापन दिखा रही थीं, वो एक साथ झिलमिलाने लगी। एक कर्कश आवाज पूरे शहर के स्पीकरों से गूंजी, जिसे नीचे चल रहे लोग शायद एक तकनीकी खराबी समझ रहे थे, लेकिन नागराज जानता था कि वो मैसेज किसके लिए है। हर स्क्रीन पर, हर होर्डिंग पर एक ही चेहरा उभर आया, प्रोफेसर नागमणि। वो गुस्सा नहीं था, वो शांत था। उसके चेहरे पर एक पिता जैसी झूठी चिंता थी और उसकी आवाज बारिश की बूंदों से भी ठंडी थी। भाग गए नागराज, नागमणि की डिजिटल आवाज चारों तरफ से गूंजी। लेकिन तुम अपने आप से कैसे भागोगे? नागराज ने कानों पर हाथ रख लिया। मेरी आवाज से बाहर निकलो, वो चिल्लाया। देखो नीचे। स्क्रीन पर नागमणि ने उस गली की फुटेज दिखाई जहां वो गुंडा पिघल कर मरा पड़ा था। ये तुम हो। तुम रक्षक नहीं हो नागराज, तुम एक बीमारी हो, एक चलता फिरता बायो हैजार्ड हो, जिसे मैंने लैब में बंद करके दुनिया से बचाने के लिए रखा था। झूठ है। नागराज ने स्क्रीन की तरफ मुक्का मारा, लेकिन हवा में मुक्का मारने से स्क्रीन नहीं टूटती। सच कड़वा होता है मेरे बेटे, नागमणि ने बहुत प्यार से, बहुत ही मीठे जहर के साथ कहा। तुमने सोचा तुम आजाद हो गए, लेकिन देखो, तुमने अपनी पहली ही आजादी का इस्तेमाल हत्या के लिए किया। तुम जहां जाओगे मौत लेकर जाओगे, जब तक कि मैं तुम्हें ठीक ना कर दूं। नागराज घुटनों कर गिर गया। बारिश उसके आंसुओं को छिपा रही थी। वो टूट चुका था।
क्योंकि उसे लग रहा था कि नागमणि सच बोल रहा है, वो वाकई एक श्राप है। मैं इसे कैसे रोकूं? नागराज ने हारते हुए पूछा। मुझे ठीक कर दो। स्क्रीन पर नागमणि मुस्कुराया, एक शिकारी की मुस्कान। मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। एक आदमी है, एक बहुत ही खतरनाक आदमी, जो दुनिया को एक वायरस से खत्म करना चाहता है। वो खुद को साधु कहता है, लेकिन वो एक शैतान है। उसका नाम गोरखनाथ है। वो विषधारी द्वीप पर छिपा है। अगर तुम उसे खत्म कर दो तो मैं उसके खून से तुम्हारा एंटीडोट बना दूंगा। तुम फिर से इंसान बन जाओगे नागराज। तुम किसी को भी छू सकोगे, प्यार कर सकोगे। इंसान, ये शब्द नागराज के लिए किसी मंत्र जैसा था। जाओ, नागमणि ने आदेश दिया। मेरा एक आदमी बुलडॉग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हें वहां ले जाएगा। जाओ और अपनी मानवता को वापस कमा लो। नागराज खड़ा हुआ। उसकी सफेद आंखों में अब दुख नहीं था, अब वहां एक लक्ष्य था, भले ही वो लक्ष्य झूठ की नींव पर टिका था। उसने नीचे देखा, जहां एक काली बख्तरबंद गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने छलांग लगा दी, अंधेरे में, इस उम्मीद के साथ कि शायद खून बहाकर वो अपने हाथ धो सकेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो आज़ादी की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा था जो लैब की दीवारों से भी मजबूत था। विषधारी का जाल। अंधेरे में लिपटी हुई वो बख्तबंद गाड़ी शहर की सड़कों पर नहीं, बल्कि पानी की सतह पर दौड़ रही थी। ये एक एम्फिबियस वाहन था, जो सड़क खत्म होते ही समुद्र की लहरों को चीरता हुआ गहरे पानी में उतर गया था। और उसके अंदर बैठा नागराज अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाए एक कोने में सिमटा हुआ था, जैसे कोई छोटा बच्चा आंधी में घर के कोने में छिपता है। उसके सामने वाली सीट पर बुलडॉग बैठा था, नागमणि का सबसे वफादार और क्रूर मर्सनरी, जिसने अपनी भारी भरकम लेजर राइफल को अपनी गोद में रखा हुआ था और एक अजीब सी घिनौनी मुस्कान के साथ नागराज को घूर रहा था, जैसे कोई कसाई उस बकरे को देखता है जिसे वो हलाल करने वाला है। आराम कर लो हरे लड़के, बुलडॉग ने अपनी सिगरेट का धुआं नागराज के चेहरे पर छोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में कर्कश खड़खड़ाहट थी। जिस जगह हम जा रहे हैं वहां तुम्हें सोने का मौका नहीं मिलेगा। विषधारी के जंगल में तो हवा भी सांस लेने से पहले इजाजत मांगती है। नागराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान बुलडॉग पर नहीं, बल्कि अपनी हथेलियों पर था, जिन्हें उसने कसकर भींच रखा था, ताकि गलती से भी वो किसी चीज को छू न ले, क्योंकि उसके दिमाग में नागमणि की वो बात किसी मंत्र की तरह गूंज रही थी। तुम एक बीमारी हो, तुम एक श्राप हो। घंटों के सफर के बाद इंजन की आवाज बदल गई, गाड़ी धीमी हो गई और बाहर समुद्र की लहरों का शोर भी थम गया। बुलडॉग ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और नमकीन हवा का एक ऐसा झोंका अंदर आया जिसमें सड़ी हुई पत्तियों, गीली मिट्टी और पुरानेपन की गंध थी। नागराज बाहर निकला और उसके पैर रेत में धंस गए। सामने वो खड़ा था, विषधारी द्वीप। ये कोई आम जंगल नहीं था। ये पेड़ों का एक ऐसा घना जाल था जहां सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और वहां के पेड़ सीधे नहीं थे, बल्कि मुड़े हुए, ऐंठे हुए थे, जैसे वो दर्द में कराह रहे हों। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, वो जंगल का दृश्य नहीं, बल्कि उसका सन्नाटा था। आमतौर पर जंगलों में झींगुरों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट या हवा की सरसराहट होती है, लेकिन यहाँ एक मृत शांति थी। जैसे ही नागराज ने अपना पहला कदम उस द्वीप की मिट्टी पर रखा, उसे लगा जैसे उसने किसी सोए हुए जानवर की पीठ पर पैर रख दिया हो। चलो, बुलडॉग ने अपनी राइफल लोड की। क्लिक क्लैक। गुफा द्वीप के बीचों बीच है और हमारे पास वक्त कम है। वे जंगल के अंदर घुसे और जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे, नागराज को अपने शरीर के अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। शहर में उसके अंदर के सूक्ष्म सर्प हमेशा उत्तेजित रहते थे, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन यहाँ, इस हवा में कुछ ऐसा था जिसने उन सांपों को शांत कर दिया था। वे उसकी नसों में दुबक गए थे, डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से सम्मान में, जैसे वो किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हों। अचानक बुलडॉग रुका। रास्ते के बीचों बीच एक विशालकाय किंग कोबरा फन फैलाए खड़ा था। वो कम से कम 15 फीट लंबा था और उसकी काली आंखों में एक शाही चमक थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। रास्ते से हट कीड़े, बुलडॉग गुर्राया।
नागराज आगे बढ़ा। वो उस सांप से बात करना चाहता था, उसे हटाना चाहता था बिना चोट पहुंचाए। रुको, मैं इसे संभालता हूं। लेकिन बुलडॉग को इंतजार करना पसंद नहीं था। फ्यूम! एक हल्की सी आवाज के साथ बुलडॉग की साइलेंसर लगी राइफल से गोली निकली और कोबरा का सिर उड़ा दिया। खून के छींटे नागराज के चेहरे पर आ गिरे, गर्म और चिपचिपे। नागराज सन्न रह गया। उसने उस तड़पते हुए शरीर को देखा जिसका सिर अब गायब हो चुका था। क्यों? नागराज की आवाज में एक दबी हुई दहाड़ थी। वो बस अपनी जगह की रक्षा कर रहा था। बुलडॉग हंसा और उसने उस मरे हुए सांप के ऊपर अपना भारी बूट रख दिया, उसे मसलते हुए। क्योंकि मेरे पास बंदूक है और उसके पास नहीं थी। ताकतवर ही जीतता है लड़के, यही दुनिया का नियम है। और तुम्हारे पिता नागमणि ने तुम्हें यही सिखाने के लिए तो यहाँ भेजा है। नागराज की मुट्ठियां भिज गईं। वो बुलडॉग को वहीं खत्म कर सकता था। उसका जहर उबल रहा था। लेकिन फिर उसे याद आया, मैं राक्षस हूं, मुझे अपनी इंसानियत कमानी है। उसने अपना गुस्सा पी लिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस कोबरा की मौत ने जंगल को जगा दिया था। झाड़ियों में सरसराहट होने लगी। श्श्श! एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से, पेड़ों के ऊपर से, जमीन के नीचे से, पत्थरों के पीछे से, हजारों सांप। वे बाहर निकल आए, काले, हरे, भूरे, सुनहरे, हर रंग और हर आकार के सांपों ने उनका रास्ता रोक लिया था। ये सांपों का समुद्र था। बुलडॉग ने घबराकर अपनी राइफल तान ली। उसका पसीना छूटने लगा। धत तेरी की, हम घिर गए हैं। फायर करो नागराज, अपना जहर छोड़ो। नागराज ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। वो अपना जहरीला गैस छोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। वे सांप आक्रमण करने के लिए आगे नहीं आए। उन्होंने फुक्कारना बंद कर दिया और एक लहर की तरह वे बीच से दो हिस्सों में बट गए, ठीक वैसे ही जैसे किसी राजा के लिए प्रजा रास्ता छोड़ती है। हजारों सांपों ने अपने फन जमीन से लगा दिए, जैसे वो नागराज को नमन कर रहे हों। वे उसे डसने नहीं, बल्कि उसका स्वागत करने आए थे। नागराज के हाथ हवा में ही रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? बुलडॉग भी हैरान था। उसकी उंगली ट्रिगर पर जमी रह गई। नागराज धीरे धीरे उस बने हुए रास्ते पर चलने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस जगह के लिए अजनबी नहीं, बल्कि वो इस मिट्टी का, इस हवा का, इन जीवों का हिस्सा है। वो नागमणि की लैब में एक प्रयोग था, शहर में एक राक्षस था, लेकिन यहाँ वो घर पर लग रहा था। वे उस सांपों के गलियारे से गुजरते हुए आगे बढ़े और जैसे ही वे जंगल के उस पार पहुंचे, उन्हें एक खुला मैदान दिखाई दिया। और उस मैदान के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर हो चुका मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर काई जमी थी और उसके गुंबद पर एक त्रिशूल लगा था। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर कोई सांप नहीं था। वहां एक छोटा सा जीव बैठा था, एक नेवला। सफेद और भूरे फर वाला एक छोटा सा नेवला, जिसकी आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं। शिकांगी। कुदरत के नियम के अनुसार नेवले और सांप जानी दुश्मन होते हैं। उसे नागराज को देखकर आक्रमण करना चाहिए था या भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसने नागराज को देखा, बिना किसी डर के। उसकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमानी थी, एक ऐसी गहराई जो किसी जानवर में नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे देख रहा था जैसे वो सदियों से सिर्फ और सिर्फ नागराज का ही इंतजार कर रहा हो। बुलडॉग ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम यहाँ कोई एनाकोंडा तो नहीं है। उसने अपनी राइफल का निशाना उस नेवले पर लगाया। रास्ता साफ करते हैं। नहीं, नागराज ने बुलडॉग की बैरल को ऊपर कर दिया। गोली हवा में चली गई। इसे मत मारो नागराज। और इस बार उसकी आवाज में विनती नहीं, आदेश था। ये रास्ता नहीं रोक रहा, ये हमें रास्ता दिखा रहा है। नेवले ने एक तीखी सी सीटी बजाई, अपनी पूंछ हिलाई और मंदिर के अंधेरे गर्भगृह की तरफ दौड़ गया, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए कि नागराज आ रहा है या नहीं। नागराज ने उस अंधेरे दरवाजे को देखा। उसके अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा आ रही थी, ठंडी भी और गर्म भी। नागमणि ने कहा था कि वहां एक शैतान रहता है, लेकिन नागराज का दिल कह रहा था कि वहां कोई सत्य छिपा है। चलो, देखते हैं कि अंधेरे के उस पार क्या है। उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा और उसी पल दूर कहीं एक घंटा अपने आप बज उठा। टननननननन, एक ऐसी आवाज जिसने द्वीप के सन्नाटे को तोड़ दिया और घोषणा कर दी कि वारिस आ चुका है।
मंदिर का वो भारी घंटा एक बार बजा था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी हवा में किसी अदृश्य तरंग की तरह तैर रही थी। और जैसे ही नागराज ने उस प्राचीन पत्थर की चौखट को पार किया, उसे लगा जैसे उसने एक दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में कदम रख दिया है। एक ऐसी दुनिया जहां समय की गति बाहर की दुनिया से अलग थी। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन ये डरावना अंधेरा नहीं था। ये वो गर्भगृह का अंधेरा था जो सुकून देता है, जहां दीवारों पर जल रही घी की अखंड ज्योत की लौ बिना हिले बिल्कुल स्थिर जल रही थी, जैसे हवा ने भी इस पवित्र जगह में प्रवेश करने की हिम्मत न की हो। शिकांगी, वो छोटा सा नेवला, अब दौड़ नहीं रहा था। वो धीरे धीरे बहुत ही सम्मान के साथ अपने पेट के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ा और उसने एक चबूतरे के पास जाकर अपना सिर झुका दिया, जहां राख का एक ढेर लगा हुआ था। नागराज की सफेद आंखों ने अंधेरे को काटा और उस चबूतरे पर बैठी आकृति को देखा। वहां बाघ की खाल के एक आसन पर एक योगी समाधि में बैठे थे, बाबा गोरखनाथ। वो ना बूढ़े लग रहे थे ना जवान। उनका शरीर समय से परे था। उनकी जटाएं जमीन को छू रही थीं और उनके नंगे शरीर पर सिर्फ भस्म लगी थी, जो अंधेरे में चांदी की तरह चमक रही थी। वो सांस नहीं ले रहे थे। उनकी छाती स्थिर थी, जैसे उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मांड की किसी और कोने में भेज दिया हो। टारगेट लॉक्ड। पीछे से बुलडॉग की कर्कश आवाज आई, जिसने मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया था। उसने अपनी राइफल का मोड बदलकर रॉकेट लॉन्चर सेट कर दिया था और उसकी लेजर लाइट सीधी बाबा गोरखनाथ के माथे पर, उनकी दोनों भौहों के बीच यानी थर्ड आई पॉइंट कर रही थी। ये तो बहुत आसान है, बुलडॉग हंसा। नागमणि ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है, लेकिन ये तो बस एक नंगा फकीर है जो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। नागराज, हटो रास्ते से, मैं इसे यहीं उड़ा देता हूँ। नागराज ने अपना हाथ उठाया। रुको, मुझे इससे बात करनी है। नागराज को अंदर से एक चेतावनी मिल रही थी। उसके सूक्ष्म सर्प बेचैन हो रहे थे। वो उसे बता रहे थे कि सामने बैठा व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन बुलडॉग को नागमणि का ऑर्डर याद था, काम खत्म करो, कोई सवाल नहीं। बात करने का वक्त नहीं है लड़के। बुलडॉग ने ट्रिगर दबा दिया। फ्यूं! एक छोटी लेकिन बेहद घातक मिसाइल राइफल की बैरल से निकली। उसके पीछे आग की लपट थी और वो आवाज से भी तेज गति से सीधी बाबा गोरखनाथ की सीने की तरफ बढ़ी। एक ऐसी तकनीक जो किसी भी बख्तरबंद टैंक को लोहे के कचरे में बदल सकती थी। नागराज चिल्लाया, नहीं! वो रोकने के लिए लपका, लेकिन वो बहुत दूर था। मिसाइल बाबा से सिर्फ 1 इंच दूर थी। धमाका होने ही वाला था। लेकिन धमाका नहीं हुआ। जो हुआ वो विज्ञान के किसी भी नियम में नहीं लिखा था। मिसाइल हवा में रुक गई। वो गिरी नहीं, वो फटी नहीं, वो बस जम गई, फ्रोजन हो गई, जैसे किसी ने उस वीडियो को पॉज कर दिया हो। मिसाइल के पीछे से निकल रही आग की लपटें भी हवा में पत्थर की तरह स्थिर हो गई। धुआं जिस आकार में था उसी आकार में अटक गया। समय उस चबूतरे के आसपास रुक गया। बुलडॉग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला रह गया। उसने अपनी राइफल को हिलाकर देखा। उसे लगा शायद उसकी आंखों में कुछ खराबी है। ये क्या जादूगरी है? बुलडॉग घबराहट में पीछे हटा। तभी मंदिर के कोने कोने से नागमणि की आवाज आई। नागराज के कान में लगे कम्युनिकेटर से नहीं, बल्कि हवा से, जैसे नागमणि भी इस जगह को देख रहा हो। नागराज, ये हिप्नोटिज्म है, ये एक भ्रम है। नागमणि की आवाज में डर और जल्दीबाजी थी। ये बाबा तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, इसे मौका मत दो। अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करो, अपना जहर छोड़ो, अभी। नागराज भ्रमित था। एक तरफ ये चमत्कार था और दूसरी तरफ उसके पिता का आदेश। ये दुनिया के लिए खतरा है, नागराज ने खुद को याद दिलाया। नागमणि ने कहा था कि ये वायरस है। नागराज ने अपनी मुठ्ठियां भींची। उसकी नसों में बहने वाला हरा खून उबलने लगा और उसने फैसला कर लिया। माफ करना योगी, लेकिन मुझे अपनी इंसानियत वापस चाहिए। नागराज ने एक लंबी सांस ली और अपना मुंह खोला। उसके जबड़ों के पीछे की थैलियां खुली और उसने अपनी सबसे घातक सांस, नाग भुंकार, छोड़ी। हरे रंग का गाढ़ा तेजाबी धुआं एक बवंडर की तरह बाबा गोरखनाथ की तरफ बढ़ा। ये वो जहर था जो चट्टानों को गला सकता था, जो हवा को भी तेजाबी बना सकता था। वो जहर की लहर बाबा के शरीर से टकराई। बुलडॉग ने अपनी नाक बंद कर ली और नागराज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, ये देखने के लिए कि वो शरीर कब पिघलना शुरू होगा। लेकिन धुआं छट गया और वहां बाबा वैसे ही बैठे थे। उनका एक बाल भी नहीं जला था। उनकी त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं थी। उल्टा वो घातक घारा जहर जो मौत बनकर गया था, वो बाबा के शरीर को छूते ही नीले रंग के सुगंधित धुएं में बदल गया था, जैसे किसी ने मंदिर में लोबान जलाया हो। वो जहर प्रसाद बन गया था।
नागराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी सबसे बड़ी ताकत इस आदमी के सामने एक फूल की तरह बेअसर साबित हुई थी। और तभी बाबा की पलकें हिली, सदियों की नींद टूटी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। वो आंखें इंसानी नहीं थी, उनमें पुतलियां नहीं थी, उनमें पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। तारे, आकाशगंगाएं, जन्म और मृत्यु का चक्र, सब कुछ उन दो आंखों की गहराई में समाया हुआ था। उन्होंने नागराज को देखा, गुस्से से नहीं, बल्कि एक सागर जैसी गहराई से। और जब उन्होंने अपना पहला शब्द बोला तो वो आवाज कानों से नहीं सुनी गई, बल्कि नागराज की आत्मा के अंदर गूंजी, जैसे पहाड़ बोल रहा हो। आ गए। बाबा की आवाज भारी, गंभीर और गूंजती हुई थी। मैं युगों से तुम्हारे विष का ही इंतजार कर रहा था वत्स। बुलडॉग, जो अब डर के मारे पागल हो रहा था, वो चिल्लाया, मर मर साले। और उसने पागलों की तरह अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी। तड़ 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 गोलियां निकली, लेकिन वो बाबा तक पहुंचने से पहले ही हवा में पानी की बूंदों की तरह पिघल गईं और फूलों की पंखुड़ियां बनकर उनके चरणों में गिर गईं। बाबा ने बुलडॉग की तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने बस अपने हाथ की एक उंगली उठाई। हवा का दबाव बदल गया। बुलडॉग को लगा जैसे उसके सीने पर हाथी बैठ गया हो। वो अपनी ही जगह पर दबने लगा, उसकी राइफल मुड़ गई और वो जमीन पर घुटनों के बल आ गया। सांस लेने के लिए तड़प रहा था। अब बाबा की नजरें पूरी तरह नागराज पर थीं। तुम मुक्ति मांगने आए हो, बाबा ने कहा, लेकिन तुम तो खुद जंजीरों से बने हो। नागराज ने एक कदम पीछे लिया। उसे पहली बार अपने अस्तित्व पर इतना छोटापन महसूस हुआ। तुम कौन हो? नागराज ने कांपते हुई आवाज में पूछा। नागमणि ने कहा था कि तुम एक बीमारी हो। बाबा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। नागमणि। जैसे ही उन्होंने वो नाम लिया, मंदिर की लौ तेज हो गई। वो कांच का सौदागर है और मैं दर्पण हूं। आओ नागराज, मेरे पास आओ और देखो कि तुम क्या हो और तुम क्या बन सकते हो। बाबा ने अपना हाथ नागराज की तरफ बढ़ाया, आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि आमंत्रण के लिए। उस हाथ में कोई रेखाएं नहीं थी। उस हथेली में नागराज को अपनी ही छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन वो छवि हरी नहीं थी, वो सुनहरी थी। नागराज सम्मोहित सा आगे बढ़ा। उसका दिमाग कह रहा था भागो, लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी रुको। ये जाल था या ये वो सच था जिसे वो जन्म से ढूंढ रहा था। जैसे ही नागराज ने अपना कांपता हुआ हाथ बाबा के हाथ की तरफ बढ़ाया, एक श्वेत प्रकाश ने पूरी गुफा को भर दिया। इतना तेज प्रकाश कि अंधेरा, नागराज, बुलडॉग, यहाँ तक कि समय भी उसमें विलीन हो गया। अब सिर्फ शून्य था। उस ब्लाइंडिंग श्वेत रोशनी के बीच नागराज को लगा जैसे उसका शरीर बिखर गया है। वो अब मंदिर के ठंडे पत्थर के फर्श पर नहीं खड़ा था और ना ही उसके आसपास वो गुफा थी, बल्कि वो एक अनंत, सीमाहीन शून्य में तैर रहा था, जहां न गुरुत्वाकर्षण था, न दिशाएं थीं और ना ही कोई आवाज सिवाय उसकी अपनी धड़कनों के, जो अब बहुत धीमी और लयबद्ध हो चुकी थीं। उसके सामने हवा में तैरते हुए धुंध के बने हुए विशाल दर्पण प्रकट हुए, कांच के नहीं बल्कि यादों के दर्पण। और उनमें जो चित्र चल रहे थे वो नागराज के अतीत के नहीं, बल्कि उस सच के थे जिसे उससे हमेशा छिपाया गया था। पहले दर्पण में उसने नागमणि को देखा, लेकिन ये वो पिता नहीं था जो उसे दुनिया से बचाता था। ये एक क्रूर वैज्ञानिक था जो लैब के बंद दरवाजों के पीछे खड़ा होकर हंस रहा था जब नागराज दर्द से तड़प रहा था। नागराज ने अपनी रूह को कांपते हुए महसूस किया जब उसने नागमणि को कहते सुना, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी तिजोरी की चाबी है। जिस दिन ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा, मैं इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेना को बेच दूंगा और खुद भगवान बन बैठूंगा। वो शब्द बेच दूंगा किसी गर्म लोहे की सलाख की तरह नागराज के दिल में उतर गए, और उस एक पल में उसके मन में नागमणि के लिए बची खुची श्रद्धा भी जलकर राख हो गई। दूसरे दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन वो रूप भयानक नहीं था। उसने देखा कि उसकी नसों में दौड़ने वाले वो लाखों सूक्ष्म सर्प उसे मार नहीं रहे हैं, बल्कि वो उसे जिलाए रख रहे हैं। वो उसके शरीर के रक्षक हैं, जो उसे हर चोट, हर बीमारी और हर हमले से बचा रहे हैं। तभी बाबा गोरखनाथ की आवाज उस शून्य में गूंजी, नजदीक से नहीं बल्कि हर दिशा से, जैसे ब्रह्मांड खुद बोल रहा हो। देख रहे हो वत्स, बाबा की आवाज में करुणा थी। जिसे तुम श्राप समझ रहे थे वो प्रकृति का वरदान है। विष बुरा नहीं होता, विष का उद्देश्य बुरा होता है। महादेव ने भी विष पिया था, लेकिन वो उससे मरे नहीं, वे नीलकंठ बन गए, क्योंकि उन्होंने वो विष अपने लिए नहीं बल्कि संसार को बचाने के लिए अपने कंठ में धारण किया था।
नागराज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हरे तेजाबी आंसू नहीं थे, वे शुद्ध पानी की तरह निर्मल थे। उसका सारा बोझ, सारी आत्मग्लानि, सारा डर उस एक पल में धुल गया। तो मैं राक्षस नहीं हूं? नागराज ने शून्य में पूछा। उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी मासूमियत लौट आई थी। तुम वही हो जो तुम चुनोगे, बाबा ने कहा। नागमणि ने तुम्हें हथियार बनाया, अब तुम तय करो कि तुम्हें तलवार बनना है जो काटती है या ढाल बनना है जो बचाती है। और उसी पल वो श्वेत रोशनी सिमटने लगी। नागराज को लगा जैसे उसे वापस उसके शरीर में खींचा जा रहा है, तेजी से, बहुत तेजी से। और एक झटके के साथ उसने एक लंबी गहरी सांस ली। वो वापस मंदिर के गर्भगृह में था। वो अपने घुटनों पर बैठा था, पसीने से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था। वहां एक नई शांति थी, एक ऐसी शांति जो तूफान के बाद आती है। उसके सामने बाबा गोरखनाथ अभी भी अपनी समाधि में स्थिर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक पिता की जिसने अपने भटके हुए बच्चे को सही रास्ता दिखा दिया हो। और बुलडॉग? नागराज ने पीछे मुड़कर देखा। वो क्रूर आतंकवादी जो कुछ मिनट पहले रॉकेट लॉन्चर ताने खड़ा था, अब वो एक कोने में दुबका हुआ था। उसकी राइफल जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें फटी हुई थी और वो हवा में कुछ बुदबुदा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और मुंह से लार टपक रही थी। उसने उस अनंत शक्ति की एक झलक देख ली थी जिसे उसके छोटे से हिंसक दिमाग ने संभाल नहीं पाया। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। अब वो खतरा नहीं, सिर्फ दया का पात्र था। तभी नागराज को अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ, एक हल्का सा रेशमी स्पर्श। शिकांगी, वो नेवला जो नागराज को यहाँ तक लाया था, वो अब उसके कंधे पर बैठा और अपनी छोटी सी गुलाबी नाक से नागराज के कान को सूंघ रहा था। उसने नागराज को काटा नहीं, बल्कि उसके गाल को चाटा, एक मूक स्वीकृति। ये एक ऐतिहासिक पल था। सांप और नेवला, दो जन्मजात शत्रु, एक साथ थे। ये इस बात का प्रमाण था कि नागराज ने अपनी प्रकृति को जीत लिया था। नागराज खड़ा हुआ। उसका कद अब पहले से ज्यादा ऊंचा लग रहा था। उसकी हरी स्किन अब अंधेरे में एक अभिशाप की तरह नहीं, बल्कि पन्ने की तरह चमक रही थी। उसने बाबा गोरखनाथ के चरणों में सिर झुकाया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, कृतज्ञता हवा में थी। वो मंदिर से बाहर निकला। बाहर जंगल का सन्नाटा अभी भी वैसा ही था, लेकिन अब वो डरावना नहीं लग रहा था। हजारों सांप जो अभी भी वहां मौजूद थे, उन्होंने एक साथ रास्ता छोड़ दिया, और जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, वे उसके पीछे पीछे रेंगने लगे, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उसे विदा करने के लिए। नागराज समुद्र तट पर पहुंचा, जहां बुलडॉग की गाड़ी खड़ी थी। उसने बुलडॉग को, जो अब एक बच्चे की तरह रो रहा था, पिछली सीट पर लेटा दिया। उसने समुद्र की लहरों को देखा जो शहर की तरफ जा रही थी, उस शहर की तरफ जहां नागमणि बैठा था, ये सोचकर कि उसका हथियार अब पूरी तरह उसका गुलाम बन चुका होगा। लेकिन नागमणि गलत था। नागराज ने अपनी मुट्ठी भींची और उसमें से एक हरे रंग की ऊर्जा निकली, नियंत्रित, शांत और शक्तिशाली। मैं वापस आ रहा हूं नागमणि, लेकिन तुम्हारा बेटा बनकर नहीं, तुम्हारा काल बनकर। और इस शहर को अब किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। उसने शिकांगी की तरफ देखा, जो डैशबोर्ड पर बैठ गया, क्योंकि अब उसके पास एक रक्षक है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और वो एम्फिबियन वाहन पानी की लहरों को चीरता हुआ वापस उस दुनिया की तरफ बढ़ चला जहां झूठ का साम्राज्य था, जिसे अब सच की एक ही चोट से तोड़ा जाने वाला था। दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरण फूट रही थी। नया सवेरा, नागराज का उदय हो चुका था। काली एम्फिबियस गाड़ी शहर की सीमा में दाखिल हुई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कें अभी भी गीली थीं, और उन गीली सड़कों पर नियॉन लाइट्स की परछाइयां किसी टूटे हुए सपने की तरह तैर रही थीं। नागराज ने गाड़ी को लैब के गेट पर रोका नहीं, बल्कि उसे सीधा लोहे के गेट से टकरा दिया। धड़ाम! गेट उड़ गया। नागराज बाहर निकला। उसकी चाल में अब एक तूफान का वेग था। उसके कंधे पर शिकांगी बैठा था, जो अब शांत था, जैसे उसे पता हो कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। नागराज ने लैब के मुख्य दरवाजे को एक ही मुक्के में तोड़ दिया। नागमणि! उसकी दहाड़ से लैब की खिड़कियां कांप गईं। मैं आ गया हूं, अपना हिसाब चुकाने। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। लैब खाली थी, मशीनें बंद थीं, सारे कंप्यूटर सर्वर उखाड़े जा चुके थे। नागमणि का कोई नामो निशान नहीं था। वो जानता था कि नागराज विषधारी से ज्ञान लेकर वापस आएगा, और वो उससे पहले ही अपनी पूरी दुनिया समेटकर गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक स्क्रीन जल रही थी, बीचों बीच। जैसे ही नागराज पास गया, स्क्रीन पर नागमणि का चेहरा उभरा, एक रिकॉर्डेड वीडियो। स्वागत है नागराज। वीडियो में नागमणि मुस्कुरा रहा था, वही जहरीली मुस्कान। मुझे पता था तुम वापस आओगे,
लेकिन मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे मिटाना है। अभी के लिए इस दुनिया का मजा लो, लेकिन याद रखना तुम हमेशा मेरे रहोगे। स्क्रीन बंद हो गई। अंधेरा छा गया। नागराज ने गुस्से में स्क्रीन पर मुक्का मारा। छनन। कांच बिखर गया। वो फिर से धोखा खा गया था? नहीं, वो बच गया था, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। वो लैब से बाहर निकला। रात गहरी हो चुकी थी। महानगर सो रहा था, लेकिन अपराध जाग रहा था। वो सड़क पर चल रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। तभी पास की गली से एक चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई है? एक महिला की आवाज। कुछ गुंडे उसे घेर रहे थे। नागराज ने सोचा नहीं, उसका शरीर अपने आप घूमा। उसे बाबा गोरखनाथ की बात याद आई, तुम्हें ढाल बनना है। 1 सेकंड के अंदर वो गली में था। उसने पहले गुंडे को कॉलर से पकड़ा और हवा में उछाल दिया। दूसरे गुंडे की बंदूक को अपने नंगे हाथों से मोड़ दिया। तीसरे गुंडे ने जब स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नागराज का चेहरा देखा, वो गहरा हरा रंग, वो सफेद बिना पुतली वाली आंखें और त्वचा के नीचे रेंगते हुए सूक्ष्म सर्प, तो वो डर के मारे चिल्लाया, राक्षस, भागो, यहाँ कोई एलियन है। वे अपनी जान बचाकर भाग गए। नागराज उस महिला की तरफ मुड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक सौम्य मुस्कान के साथ। आप ठीक हैं? लेकिन महिला ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। वो पीछे हटी, दीवार से सट गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड नहीं थी, वहां दहशत थी। दूर रहो, वो चिल्लाई, अपना बैग सीने से लगाकर। मेरे पास मत आना, तुम क्या चीज हो? उसने नागराज को एक पत्थर दे मारा और भाग गई। पुलिस, बचाओ, यहाँ एक राक्षस है। नागराज का हाथ हवा में ही रह गया। वो पत्थर उसके सीने से टकराकर गिर गया। चोट शरीर पर नहीं, कहीं और लगी थी। वो वहीं खड़ा रहा, अकेला, उस अंधेरी गली में। उसे समझ आ गया था, उसे अपनी सच्चाई मिल गई थी। बाबा गोरखनाथ ने उसे इंसानियत दी थी, लेकिन ये दुनिया उसे कभी इंसान नहीं मानेगी। उसके लिए कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई इंटरव्यू नहीं होंगे, कोई उसे गले नहीं लगाएगा। वो रोशनी का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, नागराज ने धीरे से कहा, अपनी हुडी को सर पर डालते हुए। लेकिन मैं उन्हें मरने भी नहीं दूंगा। मैं उनका डर बनूंगा, ताकि वे बेखौफ जी सकें। उसने पास की एक ऊंची इमारत की दीवार को पकड़ा और उस पर चढ़ने लगा, बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज और खामोश। वो शहर की सबसे ऊंची इमारत, स्काई डेक टावर की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। हवा तेज थी, जो उसके बालों को उड़ा रही थी। नीचे शहर चमक रहा था, लाखों लोगों का घर, जो उसे राक्षस समझते थे। शिकांगी उसके कंधे पर आकर बैठ गया और अपनी पूंछ नागराज के गर्दन से लपेट ली, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। नागराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अंदर के शोर को शांत किया। अब वो देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था, अपनी त्वचा के रोम पोरों से, शहर की धड़कन को। वो अब एक सुपर हीरो नहीं था, वो एक गार्जियन था, परछाइयों का रक्षक। शहर शांत था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था, किसी भी खतरे का, किसी भी आहट का। उसे पता नहीं था कि कुछ ही पलों में हवा का दबाव बदलने वाला है। उसे पता नहीं था कि लोहे का एक तूफान शहर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वो तैयार था, हमेशा के लिए।